Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है 21 जनवरी को सीटेट का पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उसमें आपके सीडीपी के प्रैक्टिस सेट लगातार मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपके 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका चलेगा 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 121 से 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में भी हमारे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका सी टेट हो, एमपी टेट, एच टेट, राजस्थान रीट हो गया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो क्वेश्चन करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन से प्रश्न पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका कथन से पूछा जा सकता है सीटेट में। तो राइट आंसर आपका इसमें से क्या होगा? ऑप्शन है आपका गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ। इसके बाद डी ऑप्शन आपका डगलस और होलैंड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरलॉक के द्वारा यह कथन कहा गया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? 122 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन है आपके बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य किशोरावस्था, जो कि विद्रोह की भावना इस अवस्था में जागृत हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका होगा मध्य किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा या फिर ऑप्शन डी है आपका नैतिक निर्णयों द्वारा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा। जब बच्चा शिशु जो है संवेगी गत्यात्मक अवस्था में जब होता है तो शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण कैसे करते हैं? तो संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा। प्रश्न से ही आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। ये आपका सी टेट में बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका यू टेट उत्तराखंड टेट लेवल 1 में भी आया हुआ है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था एंड किशोरावस्था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से जाना जाता है या बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 125 नंबर का। किसने कहा है कि बच्चे संसार से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? यानी कि LAD इसका शॉर्ट फॉर्म है, LAD से याद रख सकते हैं। अब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की जा रही है, तो अगर आपने चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत पढ़ा हुआ है तो आपसे ये प्रश्न का उत्तर आराम से बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, वाइगॉस्की, जीन पियाजे और ब्रूनर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। हिंदी में भाषा अर्जन तंत्र यंत्र भी इसको कहते हैं। तो अगर प्रश्न में आपसे हिंदी में लिख के पूछा जाए भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, तो भी राइट आंसर आपका होगा नॉम चॉम्स्की। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है, भले ही आप हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हो, इसको वो कन्वर्ट करके सिर्फ हिंदी में लिख देगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो
इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना जरूरी होता है, ताकि किस तरह के एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से भाषा को चेंज करके हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सीडीपी हो, चाहे आपकी सब्जेक्ट पेडालॉजी हो, हिंदी इंग्लिश पेडालॉजी हो गई आपकी, मैथ पेडालॉजी, या फिर पर्यावरण की पेडालॉजी। अगले नंबर जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? ऑप्शन है आपके शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो आपका आत्म केंद्रित होता है, यानी उसे खुद से ज़्यादा मतलब रहता है, अपनी ही अंदर कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है और उसे खुद से ज़्यादा प्यार रहता है पूर्व बाल्यावस्था में, यानी आत्म केंद्रित रहता है, उसे अपने आप से मतलब ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 127 नंबर का, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्न में से कौन सी विशेषताएं मुख्य हैं? बात की जा रही है कि जो इमोशनल, हिंदी में संवेग आप कहते हैं उसको, इमोशनल रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी कौन सी विशेषताएं इनमें से मुख्य है, ये आपको बताना है। पहली विशेषता दी हुई है अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना। दूसरा पॉइंट, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना। तीसरा है अपने संयोगों की तीव्रता को समझ पाना। तो इनमें से कौन से सही हैं आपके? ऑप्शन यहाँ पर केवल पहला सही है, या फिर पहला और दूसरा, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर आपका पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तीनों सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना आ गया तो आपका क्या है, जो संवेगात्मक विकास है बहुत अच्छे से हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट है अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, ये भी सही है आपका। अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, ये भी आपका सही है। अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना, यानी तीनों सही हैं आपके। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 128 नंबर का है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यहाँ पर प्रश्न कंफ्यूजन कर देता है। अगर उन्होंने पूछ दिया कि गुणसूत्र होते हैं तो उसका आंसर अलग होगा, अगर पूछ दिया जाए कि गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं तो उसका आंसर अलग होगा। मैं बता देता हूँ आपको। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं आपके, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं इसमें। और अगर सिर्फ इतना पूछ दिया जाए आपसे कि गुणसूत्रों मतलब गुणसूत्र कितने होते हैं, तो टोटल आपके गुणसूत्र होते हैं 46। ओके, कितने होते हैं? 46। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। जोड़े में बात की जा रही है तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु सॉरी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का, या फिर आपका मैकडूगल का? ये कथन है आपका रॉस का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इस कथन को फिर से पढ़ लें, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो रॉस का कथन है ये। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, जो मानव की बुद्धि और विकास है वो किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है आपके वंशानुक्रम से, या फिर वातावरण से, या फिर दोनों से, या डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि जो मानव बुद्धि और विकास होता है वो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है और आपका वातावरण से भी प्रभावित होता है। अगर आपने वृद्धि और विकास का भी टॉपिक पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आपके उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता।
बी ऑप्शन है सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है। तो उच्च क्षमता पर, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पियाजे तथा वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यह रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखवाने, और अगर विद्यार्थी ही निष्क्रिय है, उसका क्लास में दिमाग नहीं है या कहीं और उसका मन चल रहा है, तो वह निष्क्रिय विद्यार्थी कहलाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पियाजे एवं वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, इसके बाद है आपका शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है, यानी रेनफोर्समेंट के द्वारा। तो ये भी आपका सही नहीं होगा। इसके बाद जो आपका ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सक्रिय भाग ले रहे हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल राइट है आपका ये, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ने हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। जन्म के समय शिशुअवस्था में ज़्यादा तेज होता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे चलता है, और किशोरावस्था में आपका फिर तीव्र गति से बढ़ता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये गलत है आपका ऑप्शन बी वाला भी। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, ये जरूरी नहीं है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो आपको पता होना चाहिए विकास पीछे की ओर नहीं बढ़ता। डी ऑप्शन है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो आपका सीधी रेखा में कभी भी नहीं जाता। तो कैसे जाता है, स्पाइरल जाता है आपका। जब हमने विकास के सिद्धांत पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था, जो विकास होता है वो आपका स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं वर्तुलाकार। ठीक है, तो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर है, क्योंकि भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से आपका विकास होगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर का। मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है। मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 6 होती है, या फिर 6 से 11 होती है, या फिर 10 वर्ष के बाद, या जन्म से 2 वर्ष। जो मध्य बाल्यावस्था होती है वो आपकी होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष। यहाँ पर बात की जा रही है बाल्यावस्था की, वो भी उसमें मध्य बाल्यावस्था की। तो 6 से 11 वर्ष उम्र होती है आपकी मध्य बाल्यावस्था की। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, पहली बात इस कथन को आप समझिए, कहना क्या चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो ये कथन क्या है, गलत है पहले तो, क्योंकि यह सिर्फ आनुवंशिक संरचना पर निर्धारित नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि विकास आपका जो होता है वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखना है, ठीक नहीं है तो 2 ऑप्शन ही आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बी और सी, जिसमें ठीक नहीं है तो इन्हीं में से कोई आंसर सही होगा।
अब यहाँ पर इन दोनों को पढ़ लेते हैं। क्योंकि वातावरण के घातक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक है, 135 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक नहीं, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि वातावरण के घटक किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान नहीं करते हैं। जो आपका सी ऑप्शन है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा डॉट डॉट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सीखना, परिपक्वता, विकास या फिर समाजीकरण। अब आगे का सेंटेंस एक बार आप लोग पढ़िए तो समझ में आएगा कि यह जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, कौन सा शब्द यहाँ पर फिट बैठेगा। यह इनमें से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए सॉरी करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको आंसर इसी सेंटेंस से मिल गया होगा, शिशु समाज के सक्रिय सदस्य। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि समाज का सक्रिय सदस्य के रूप में अगर निष्पादन हो रहा है बाल बच्चा का, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी? वो समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? चिंतन की, अनुकरण की, पुनर्बलन की या फिर भाषा की? तो किसके अनुसार की जा रही है? पियाजे के अनुसार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चिंतन। अगला प्रश्न है हमारा 138 नंबर का, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। ठीक, ऑप्शन है आपके लक्ष्य, दृष्टि, व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन योग्यता। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन योग्यता आपकी आएगी फॉर्मल स्टेज में, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे की। ठीक, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता की बात की जा रही है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, लक्ष्य, दृष्टि, व्यवहार की योग्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ऑप्शन ए है अच्छा लड़की व अच्छा लड़का, या फिर अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। जब अच्छा बनकर के आप कोई स्वीकृति प्राप्त करते हैं तब ये आपका अच्छा लड़का व अच्छा लड़की वाला अभिविन्यास हो सकता है। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से सभी पॉइंट लिए गए हैं, याद रखना। बी ऑप्शन है नियम और आदेश। अभिविन्यास की बात करें तो मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। नियम आदेश में जो नैतिक सिद्धांत होते हैं वो स्वयं नहीं चुने जाते। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, तो ये भी आपका गलत है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात करें तो नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, तो ये भी आपका गलत है। दंड और आज्ञा वाला इससे मिला बिल्कुल भी नहीं खाता। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपने अभी भी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार CDP की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के पूरी थ्योरी एक एक टॉपिक मैंने करवाए हैं, वहां से देख सकते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, वाइगॉस्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना। 140 नंबर का प्रश्न है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है व्यक्तिगत
वाक वाक की, ठीक है, पर्सनल स्पीच की। जब बालक या कोई व्यक्ति खुद से बातें करता है, खुद से बातें करता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे मैंने आपको जब वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने सभी स्पीच के बारे में भी बात की थी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब बालक कोई ड्राइंग करता है या कुछ भी फिगर बना रहा है, उसमें कलर करना है, तो बालक खुद से ऐसे बात करता है, येलो कलर कहाँ गया, अच्छा यहाँ रखा हुआ है, इसमें मैं पिंक कलर से फिल करूँगा, यहाँ पर मैं येलो कलर से फिल करूँगा। इस तरह से जब खुद से बातें करता है तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत वाक। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ही आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल गया। लेकिन कभी भी आप आंसर लगाएंगे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही लगाएंगे। एक ही आपको सही लगा उसे आप टिक करके नहीं आना, क्योंकि आपको चारों में से बेस्ट ऑप्शन देखना है। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, एकदम क्लियर था, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। क्योंकि बाकी ऑप्शन क्या दिए थे? प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो व्यक्तिगत वाक का अहम केंद्रित से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो किसके द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है वाइगॉस्की ने सिद्धांत कौन सा दिया था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था। तो जैसे ही उनका नाम आता है तो आपको पहुंच जाना है सामाजिक संदर्भ से। यहाँ पर पॉइंट भी है, वाइगॉस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 142 नंबर का है। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग्य है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का? जो उत्तेजना होती है वो आपकी संवेगात्मक विकास का भाग है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शारीरिक विकास में उत्तेजना नहीं आती, सामाजिक विकास में भी नहीं और मानसिक विकास में भी नहीं आता। संवेगात्मक विकास आपका उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर पूछा गया है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास पूर्वानुमान होता है, तो बिल्कुल आप विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बिल्कुल सही है। विकास रेखीय होता है, तो ये गलत। देखिए विकास जो होता है वो आपका वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये तीनों आपके सही हैं। चौथा गलत है, सॉरी, सी नंबर वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर गलत ही पूछा गया है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत आपका क्या है? विकास रेखीय होता है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि विकास आपका वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। तो अगर प्रश्न नेगेटिव पूछता है तो हमें आंसर भी नेगेटिव लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा कि कौन सा गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन सी है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये भी आपका एक कथन दिया हुआ है कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है या वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है या किसने कहा था? ऑप्शन है आपके वुडवर्थ, रॉस, एनएसटी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है? तो संवेदना की बात की जाए तो वो आपका आ जाता है किस पर? संवेदना का ज्ञान, जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन क्या है? मानसिक विकास है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर। तो कितनी आयु पर जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? 7 वर्ष पर, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष?
राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 147 नंबर का प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो शारीरिक विकास की बात करें तो ये तीनों शारीरिक विकास से ही रिलेटेड है आपके। मांसपेशियों में वृद्धि, स्नायुमंडल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये सभी क्या है, शारीरिक विकास के क्षेत्र है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 148 नंबर का, अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? ठीक है, अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, ऐसी कौन सी अवस्था है आपकी? तो ऑप्शन है आपके शैशवाकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। नई खोज करने की तो बात करें उत्तर बाल्यकाल में, और घूमने की प्रवृत्ति भी उत्तर बाल्यकाल में अधिक बढ़ जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 149 नंबर का, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। किसका नियम? वंशानुक्रम का नियम पूछा है। तो वंशानुक्रम के नियम में देखिए समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन सब होता है लेकिन कौन सा नहीं होता? अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। किस उम्र तक या किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं? ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, या फिर 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालक की दृष्टि एवं जो श्रवण इंद्रियां यानी सुनने वाली जो इंद्रियां होती हैं पूर्ण रूप से आपकी विकसित हो जाती हैं। बालक या तो 3 से 4 वर्ष के बीच में होता है, या 3 या 4 वर्ष में बालक की जो दृष्टि होती है और जो सुनने की इंद्रियां होती है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, तो इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी आज हमने 30 क्वेश्चन करे हैं। जो सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो जो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ सी-टेट में ही आए हुए हैं, उसमें भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सी-टेट प्रीवियस ईयर। तो उसमें आपकी हिंदी पेडोलॉजी जो सी-टेट में आए हुए हैं, उसमें आपकी सीडीपी के क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ सी-टेट में ही आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के मैंने उसमें करवाए हैं। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी देख लें। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो ये आपके सी-टेट में भी आए हुए हैं, यूपी टेट में आए हुए हैं कोई ना कोई प्रश्न, या फिर आपका उत्तराखंड टेट में कोई आया है, कोई बिहार टेट में आया है, कोई छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है। लेकिन अभी जो हमने ये क्वेश्चन किए ये आपके बात करें हम यहाँ से 136 से या आगे की, तो ये सभी सी-टेट में आपके 2017 में आए हुए प्रश्न मैं करवा रहा था अभी आपको। अब देखिए, यहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 132 से लेकर के 125 तक, 150 तक जितने ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सी-टेट लेवल 1 या फिर लेवल 2 में आए हुए प्रश्न हैं। याद रखिएगा, ये सभी 2017 में आपके आए थे। तो सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोगों को इस सेशन से काफ़ी हेल्प मिल रही हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर या फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने ग्रुप में जो सी-टेट का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, मैं आज टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं तो परेशान ना हो, टेलीग्राम में सीडीपी का नोट्स और सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ
अभी 450 कुछ या 450 के लगभग आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और सीडीपी का नोट्स जो है वो भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।